वेलकम टू आर एस अकेडमी। फ्रेंड, इस चैनल के माध्यम से हम टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और वीकली हम एक एक टेस्ट का सलूशन आप लोगों के सामने लाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीडीएफ रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप आर एस अकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी नोट्स चार्जेबल नहीं है, जिसका कोई भी नोट्स बिना चार्ज का है। तो फ्रेंड चलें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन नीचे दिए गए कोट में से कीजिए। ऑप्शन ए है न्याय बलवानों का हित है। ऑप्शन बी है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों को संपादन करना ही न्याय है। ऑप्शन सी है सामाजिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन डी है न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो फ्रेंड, ये जो कोटेशन है किसके द्वारा कहे गए हैं, इसको आपको मैच करना है। जैसे न्याय बलवानों का हित है, अर्थात न्याय शक्तिशाली का हित है, ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? थ्रेसीमेकस ने कहा था। किसने कहा था? थ्रेसीमेकस ने। ऑप्शन ए का सही होगा ट्रू। फिर इसके बाद ऑप्शन बी है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों को संपादन करना ही न्याय है। ऑप्शन बी का ये कोटेशन फ्रेंड प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। ऑप्शन सी सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ह्यूम ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड? ह्यूम ने। सी का ऑप्शन सही होगा 4। फिर इसके बाद न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। ऐसा कहने वाले राल्स हैं। न्याय के पूर्ण समर्थक जो है राल्स है। डी का 1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होगा। 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? फ्रेंड, अनुसूचियों के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। बाकी 4 अनुसूचियाँ संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो फ्रेंड, इसमें लिखा गया है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भाषाओं की सूची से, ऑप्शन बी प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय से,
ऑप्शन सी शपथ एवं स्वीकृति की सूची से। ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व से। तो इसमें फ्रेंड जो 7वीं अनुसूची का संबंध प्रांतीय विषय तथा उभयनिष्ठ सूची से संबंधित होता है, जिसे कहते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, वो अनुसूची 7 में ही है, जिसमें 3 लिस्ट का है। पहला संघ सूची के जितने विषय हैं, फिर राज्य सूची के जितने विषय हैं, फिर इसके बाद समवर्ती सूची के भी जितने विषय हैं, इन सब का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है, जबकि भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची किस में किया गया है फ्रेंड? 8 में। और शपथ संबंधी अनुसूची 3 है फ्रेंड। शपथ संबंधी अनुसूची कौन सी है? 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? हाब्स वैज्ञानिक भौतिकवादी थे, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी थे, स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवादी थे। टी उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। इसके सारे कथन सही हैं। हाब्स भौतिकवादी थे, वैज्ञानिक भौतिकवादी। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी थे, स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवादी थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? फ्रेंड, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आए थे? परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आया था, और इसके प्रतिपादक डेविड स्टर्न थे। कौन थे फ्रेंड? डेविड स्टर्न। ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड, ऑप्शन डी में दिया गया है चार्ल्स मैरियम। चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, लिखा है निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठित को इरादों, इंटेंशन, प्रयोजन, पर्पस और प्रेरणा, मोटिवेशन से जोड़ा है? B.F. स्किनर ने, डेविड स्टर्न ने, लियोनार्ड वाइट ने, सुमा ने। सो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा ए, B.F. स्किनर। व्यवहारवादी B.F. स्किनर। आपने अगर CDB पढ़ा होगा तो B.F. स्किनर को अच्छी तरह से जानते होंगे। बाकी डेविड स्टर्न ने डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहा जाता है, ये तो हम लोग जानते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद किसका लक्षण नहीं है? प्राविधि के पूर्वासार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कार्यनिष्ठ विज्ञान, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। ये उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है, जबकि प्राविधिक से पूर्वासार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कार्यनिष्ठ विज्ञान, ये सब उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण हैं। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? व्यवहारवाद के लिए एक खतरा है,
व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। फ्रेंड, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। लिखा गया उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। क्या व्यवहारवाद के लिए खतरा है? ऐसी कोई बात नहीं। व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में नहीं, परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में नहीं। ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ सरकार में, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में, मद्रास सरकार में, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक लगा दी थी। गोलकनाथ वाद कब आया था फ्रेंड? यह आया था 1967। कब आया था? 1967। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमित कौर। फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा सी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी फ्रेंड? इन्होंने 1925 में 25 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। निवेश, निर्गत और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गत और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। फ्रेंड, निवेश और निर्गत, पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? फ्रेंड, ये किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है। व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से? तो व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? प्रत्यक्षवाद से। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकफर्ट स्कूल में पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की
है तकनीकी प्रभुत्व, पूंजीवादी प्रभुत्व, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रैंकफर्ट स्कूल में पूंजीवादी समाज की संस्कृति एक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की गई थी? फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी, पूंजीवादी प्रभुत्व को लेकर फ्रैंकफर्ट स्कूल में इसकी आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? फ्रेंड, ये कोटेशन किसका है? राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ऐसा कोटेशन किसने दिया है? ऑप्शन ए आर पाल, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी ग्रेमियर आवर्ड, ऑप्शन डी लिपसेट। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी, डेविड स्टर्न। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड स्टर्न है, जिन्हें व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। लिखा है निम्न जोड़ों में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या साइमन कमीशन 1927 में आया था? क्या नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था? क्या गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था? क्या बेबल प्लान 1944 में आया था? सो फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर राइट करिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है? फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पारित कर दिया गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इससे त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सहित। लिखा है, यह किसका कथन है? एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को भूल सकता है किंतु उसकी संपत्ति छीनने वाले को कभी नहीं भूल सकता। मैकियावेली का कथन है, बोधा का, हाब्स का, लाक का। फ्रेंड, ये कोटेशन मैकियावेली का है। मैकियावेली ने बोला है, राजा को शेर की तरह साहसी और भेड़िए की तरह चालाक होना चाहिए। ये भी कोटेशन किसका है? मैकियावेली का है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, पटेल। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा ए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। निम्नलिखित में से कौन सा
एक सही वक्तव्य है। एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी। एक पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ये वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 90, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड कब समाप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड 1934 में। नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन है? नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन है? दुर्खीम, नाजिक, रायल्स, उपरोक्त सभी। फ्रेंड, ये समर्थक नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा है नव उदारवाद के प्रवर्तक। इसका ऑप्शन आप लोग डी मत लगाइएगा। अगर समर्थक पूछेगा तब आप डी लगा सकते हैं, जबकि नव उदारवाद का प्रवर्तक पूछा है तो नव उदारवाद के प्रवर्तक रॉबर्ट नाजिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट नाजिक को कहा जाता है। दुर्खीम समाजशास्त्री हैं। रायल्स न्याय के सिद्धांत से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? नव उदारवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, उपरोक्त में सभी। फ्रेंड, नव उदारवाद से संबंधित ये सभी राजनीतिज्ञ हैं। जॉन एफ हेयक भी हैं, मिल्टन फ्रीडमैन भी हैं, रॉबर्ट नाजिक तो इसके प्रतिपादक हैं। नव उदारवाद के प्रतिपादक ही रॉबर्ट नाजिक हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन है M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? M.A. जिन्ना का जो 14 सूत्री मांग थी यह किसके विरुद्ध थी? असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थी, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध थी, साइमन आयोग के विरुद्ध थी या उपयुक्त में से सभी? सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी। जो जिन्ना का 14 सूत्री मांग था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के अपोजिट थी। नेहरू की 11 सूत्री मांग को रिजेक्ट करते हुए जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को गवर्नर के समक्ष रखा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? C.R. एटली ने, क्लीमेट एटली ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, लॉर्ड बेबल ने। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड 1932 की घोषणा किया था। निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तत्व है? नव उदारवाद का कौन सा प्रमुख तत्व है? बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना,
वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए क्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किया जाना चाहिए, या फिर एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अंकुश और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अत्यधिक और अपेक्षाकृत अत्यधिक प्रभावी है। फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी कब? केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। क्रिप्स मिशन आने के बाद, क्रिप्स मिशन आने के पहले, माउंटबेटन योजना के पेश करने के बाद, कैबिनेट मिशन आने के बाद। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा डी। 1946 कैबिनेट मिशन योजना आने के बाद ही अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह कथन किसका है? न उदारवाद के साथ, न अनुदारवाद के साथ, न मार्क्सवाद के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा न उदारवाद। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? व्यक्तिवादियों ने किया था, उपयोगितावादियों ने किया था, बहुलवादियों ने किया था, श्रम संघवादियों ने किया था। ऑस्टिन की संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता थी, जबकि इसके अपोजिट बहुलवादी संप्रभुता थी। तो ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचना किसने किया था? बहुलवादियों ने किया था। एकलवादी संप्रभुता के समर्थक कौन कौन हैं? एकलवादी संप्रभुता के समर्थक कौन हैं? हाब्स हैं, लाक हैं, बोदा हैं, हीगल हैं। ये सभी एकलवादी संप्रभुता के, जबकि बहुलवादी संप्रभुता लास्की हैं, क्रेब हैं, कोल हैं, लिंडसे हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, AOU, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में ही इसकी बैठक हुई, इसकी प्रथम बैठक, और प्रथम बैठक के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप है। प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप क्या है? लोकतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, अल्पतंत्र है, सम्मान तंत्र है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा बी। प्लेटो के आदर्श राज्य का पहला विकृत निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि प्लेटो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क शिक्षा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेख और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, या फिर निःशुल्क शिक्षा के लिए। फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा सी। विचार अभिव्यक्ति भाषण लेख और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। किसने कहा था राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक। सो फ्रेंड किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लॉक किसके समर्थक हैं? लॉक उदारवाद के जनक हैं। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के, जबकि प्लेटो कौन है? एक आदर्शवादी है। M.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में, मॉस्को में, ताशकंद में, टोक्यो में। M.N. राय ने साम्यवादी दल, साम्यवादी जो मार्क्स का जो साम्यवादी दल था उसकी स्थापना M.N. राय ने सब कहाँ की थी? M.N. राय ने ताशकंद में की थी। कहाँ किया था? ताशकंद में किया था। लिखा है निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। उदारवाद की मूल मान्यता क्या नहीं है? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य और जबकि राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड ए। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ऐसा नहीं कहते हैं। उदारवादी व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, जबकि राज्य के समर्थक नहीं हैं। ये जो राज्य के समर्थक हैं उनका कहना अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है।
सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 34, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। ये कोटेशन किसका है? मैकबर्न का है, लूथर का है, लास्की का है, फिर क्या डनिंग का है। फ्रेंड ये कोटेशन लूथर का है। लूथर ने क्या कहा है? एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र तो दूसरा व्यक्तिवाद है, ऐसा लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए, समाजवाद के विकास के लिए। फिर यांत्रिकी सिद्धांत का दृष्टिकोण किसके लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड बी, उदारवाद के विकास के लिए। राज्य के बारे में यांत्रिकी दृष्टिकोण उत्तरदायी है उदारवाद के विकास के लिए। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि प्रहरी कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी राज्य का सिद्धांत, समाजवादी राज्य का सिद्धांत, आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत। सो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा उदारवादी। मानव विवेक में आस्था निम्नलिखित में से किस विचारधारा का सिद्धांत है? मानव विवेक में आस्था उदारवादी, समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, फांसीवादी। मानव विवेक में आस्था उदारवादी सिद्धांत का। किसका? उदारवादी। उदारवाद के जनक कौन है? लॉक। थैंक्स फ्रेंड।